हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, जिसका कि नाम है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर सेंट्रल बैंक जो भी कंट्री का हेड बैंक है उसका क्या रोल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इज फिक्स्ड एट अ सर्टेन रेट इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जैसे कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के मुकाबले फिक्स रहती है और फिक्स्ड की जाती है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर के मुकाबले या गोल्ड के मुकाबले या बास्केट ऑफ अदर करेंसीज के मुकाबले हमारी करेंसीज की वैल्यू जो है फिक्स की जाती है कि $1 इतने का होगा या ₹1 में इतने अमाउंट ऑफ गोल्ड आएगा। तो फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट है जो सरकारें फिक्स करती हैं और सरकार ही उसको थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आती हैं। अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी जो कि सेंट्रल बैंक की होता है डज नॉट अलाउ एक्सचेंज रेट टू फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेज। तो जो गवर्नमेंट होती है या मॉनेटरी अथॉरिटी जो कि सेंट्रल बैंक है वो मार्केट के हिसाब से करेंसी को नहीं छोड़ता, अपने हाथ में कंट्रोल करके रखता है और उनको कंट्रोल करने के लिए फॉरेन रिजर्व्स होने बहुत ज़रूरी हैं। सेंट्रल बैंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग दिस फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने में, फिक्स रखने में सेंट्रल बैंक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, जब ये सिस्टम था, अब तो ये सिस्टम नहीं है। इट एक्ट्स एज अ गार्डियन ऑफ the exchange rate and uses various monetary tools to ensure stability in foreign exchange rate system। तो ये एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए कई टाइप के हथकंडे अपनाता था। क्या क्या करता था वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है नीड फॉर सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन चाहिए ही क्यों फिक्स एक्सचेंज रेट में। अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कैन नॉट सर्वाइव ऑटोमेटिकली। डिमांड सप्लाई पे छोड़ा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी चेंज, लगातार चेंज होते रहते हैं। ड्यू टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंजेस आता है, कैपिटल फ्लोज में चेंज आता है, इन्फ्लेशन की वजह से, स्पेकुलेशंस की वजह से, इन सब की वजह से जो डिमांड सप्लाईज हैं वो लगातार ऊपर नीचे होती रहेंगी। विदाउट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, अगर सेंट्रल बैंक इंटरवेन नहीं करेगा, द करेंसीज में डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट, करेंसी में एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इन द इकॉनमी में फॉल, जो इकॉनमी के ऊपर कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कंट्रीज़ के आगे। हेंस एक्टिव सेंट्रल बैंक मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल। तो सेंट्रल बैंक को एक्टिवली सामने आके मैनेज करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेज नहीं किया तो बैंड बच जाएगा किसी भी कंट्री का जिसके पास फॉरेन रिजर्व्स कम है। ठीक है, अब मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला, मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिशियल एक्सचेंज। जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करना, उस रेट को मेंटेन करना। द प्राइमरी रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू मेंटेन द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। अब वो क्या करेगा, इफ़ द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डेप्रिशिएट, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। इफ़ द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज, अगर बाहर की करेंसी की सप्लाई बढ़ गई तो डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू एप्रिशिएट। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू करेक्ट बोथ सिचुएशंस। दोनों सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए मार्केट में फॉरेन करेंसी को खरीदेगा और बेचेगा ताकि जो डिमांड सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, इंटरवेंशन थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि मैं ऊपर बता रहा था। व्हेन डोमेस्टिक करेंसी इज अंडर प्रेशर, दैट इज डेप्रिसिएशन आने वाला है या आ सकता है, तो होगा क्या, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सीड सप्लाई, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई जो है वो कम रह जाएगी। द सेंट्रल बैंक सेल्स फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व्स, अपने रिजर्व से सेंट्रल बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रिजर्व्स पड़े हैं उसके पास, वो बेच देगी। दिस इंक्रीजेज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड स्टेबलाइजेज द रेट। इससे फॉरेन करेंसीज की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ने से जो उसकी वैल्यू हल्का सा कम होगी और इससे एक्सचेंज रेट फिर से स्टेबल हो जाएगा। दूसरी तरफ व्हेन डोमेस्टिक करेंसीज ओवर वैल्यूड या एप्रिसिएशन आई है तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सीड्स डिमांड। इसमें जो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी और जो डिमांड है वो कम रह जाएगी। मतलब बेसिकली डोमेस्टिक करेंसी ओवर वैल्यू हो गई है, एप्रिसिएशन आ गई है, तो द सेंट्रल बैंक बाइज फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को बाय करेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की थोड़ी डेप्रिशिएट होगी, तो थोड़ा बहुत सेटिंग हो जाएगी, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। दिस प्रिवेंट्स द डोमेस्टिक करेंसी फ्रॉम बिकमिंग टू स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारे इंपोर्ट्स ही ना गिर जाएँ कहीं, एक्सपोर्ट्स ही ना गिर जाए कहीं। मेरे मुँह से इंपोर्ट्स निकल गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन। तो इस प्रोसेस को एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन कहा जाता है, जिसमें सेंट्रल बैंक बाय और सेल करता है फॉरेन करेंसीज को जो कि उसके फॉरेक्स रिजर्व्स में पड़ी हुई है, ताकि वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर सके। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स।
To maintain a fixed exchange rate, the central bank must hold adequate forex reserves. अच्छे खासे forex reserves चाहिए. Functions include, इसमें क्या क्या जाता है? Accumulating reserves during surplus period. जब भी surplus period चल रहा है तो जो डॉलर है या फिर फॉरेन करेंसीज हैं उनको accumulate करना. Using surplus during deficit period, उसी करेंसी को या रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व्स को जब भी डेफिसिट चल रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको इस्तेमाल करना. मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस अमंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना. इनसफिशिएंट रिजर्व्स कैन लीड टू करेंसी क्राइसिस, अगर इनसफिशिएंट रिजर्व्स हुए तो करेंसी क्राइसिस आ जाएगी. डीवैल्यूएशन एंड लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो जाएगी, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा और क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, करेंसी के ऊपर जो भरोसा है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन अफेक्ट्स मनी सप्लाई. सेंट्रल बैंक जब भी दखल अंदाजी करता है इकोनॉमी में तो मनी सप्लाई कंट्रोल होती है. सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब भी सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज डोमेस्टिक मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, और जब भी बाय करता है फॉरेन एक्सचेंज तो डोमेस्टिक मनी सप्लाई इंक्रीज होती है. टू अवॉइड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, द सेंट्रल बैंक यूजेज स्टरलाइजेशन पॉलिसीज लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR एट्सेट्रा. इन पॉलिसीज़ को जो है ये जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं जो कि मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में अलग से करवाई हुई हैं, इनको फॉलो करके डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश रहती है सेंट्रल बैंक की. दस इट बैलेंसेज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, जिसको एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी कहते हैं, विद इंटरनल स्टेबिलिटी जिसको कि प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना आ जाए. नेक्स्ट आ जाता है यूज़ ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी का क्या यूज़ है? Under a fixed exchange rate system, monetary policy is subordinated to the exchange rate stability. Monetary policy का रोल सेकेंडरी हो जाता है, मेन रोल exchange rate stability को दे दिया. Key tools used आर, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो दैट इज CRR एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो दैट इज SLR. दीज टूल्स हेल्प्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस. तो इन टूल्स को इस्तेमाल करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है इम्बैलेंस से बचाने का पूरा जोर लगाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स. कैपिटल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक. द सेंट्रल बैंक में कंट्रोल कैपिटल फ्लोज टू प्रोटेक्ट द फिक्स एक्सचेंज रेट. कैपिटल फ्लो को कंट्रोल करेगा ताकि बाहर से आना और यहाँ से कैपिटल फ्लो का जाना, इससे एक्सचेंज रेट जो है वो ऊपर नीचे ना हो जाए कहीं. मेजर्स कौन से इंक्लूड है? नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन बोरिंग्स, कि फॉरेन बोरिंग्स कितनी होंगी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना. कंट्रोल ऑन स्पेकुलेटिव कैपिटल, स्पेकुलेटिव कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव हो रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना. अप्रूवल सिस्टम्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होनी है हमारे कंट्री में तो सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अप्रूवल सिस्टम लेके आए. दिस प्रिवेंट्स सडन कैपिटल फ्लो आउटफ्लोज दैट कैन डीस्टेबलाइज द करेंसी. तो सडनली अगर काफ़ी ज़्यादा पैसा बाहर चला जाए कंट्री के तो या अंदर आ जाए, दोनों सूरतों में जो करेंसी है उसको जो है डीस्टेबलाइजेशन होती है तो उसको कंट्रोल करना. नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रिक्वायर्स BOP डिसिप्लिन. अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऊपर नीचे हुआ तो फिर उससे पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है. द सेंट्रल बैंक मॉनिटर्स ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लसेस. तो सेंट्रल बैंक लगातार मॉनिटर करता है कि कहाँ कहाँ पे डेफिसिट्स हुए ट्रेड में और कहाँ कहाँ पे सरप्लसेस हुए. एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन करेक्टिव पॉलिसीज़. तो किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए क्या काम करना चाहिए सरकार को एडवाइस करता है. सपोर्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट कंट्रोल मेजर्स. सपोर्ट करता है कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए. परसिस्टेंट डेफिसिट्स में फोर्स डीवैल्यूएशन, बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी रिफॉर्म्स एट्सेट्रा. अगर लगातार डेफिसिट्स होते गए तो इससे अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेने पड़ेंगे या पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे इंडिया में LPG आए थे. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रोल इन डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन. व्हेन मेंटेनिंग द फिक्स एक्सचेंज रेट बिकम्स इम्पॉसिबल. अगर फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो डीवैल्यूएशन आ जाता है. दैट इज ऑफिशियल रिडक्शन इन फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी की वैल्यू को, फॉरेन करेंसी मेरे मुंह निकल गया, करेंसी वैल्यू को ऑफिशियली रिड्यूस किया जाता है जिसको डीवैल्यूएशन कहते हैं. या रीवैल्यूएशन दैट इज ऑफिशियल इंक्रीज इन करेंसी वैल्यू. तो जब भी फिक्स एक्सचेंज रेट की बात होती है तो डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन की बात होती है. जब भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात होती है तो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन की बात होती है. ये बात आपको याद रखनी है. द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस, मैनेजेस द ट्रांजिशन एंड मिनिमाइजेस इकोनॉमिक शॉक्स एट्सेट्रा. तो सेंट्रल बैंक ये सारी की सारी जो चीज़ें कंट्रोल करता है, सरकार को लगातार एडवाइस करता रहता है और मिनिमाइज़ करता है कि ये जो इकोनॉमिक शॉक्स हैं, इकोनॉमिक झटके हैं, ये कम से कम लगें कंट्री को. सच डिसीजंस आर टेकन इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF. तो इस टाइप के डिसीजन लेना कि रिवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन करनी है, ये अपने आप नहीं लेती, सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में और जो IMF के साथ कोऑर्डिनेशन में आके ही लेती है, अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकती.
फिर आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या लिमिटेशंस आ जाते हैं? डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस द सेंट्रल बैंक फेसेस सेवरल लिमिटेशंस। पहला, लॉस ऑफ मॉनेटरी इंडिपेंडेंस। अपने हिसाब से वो पॉलिसीज़ नहीं बना सकती, मॉनेटरी पॉलिसी अपने हिसाब से नहीं बनाएगी, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के हिसाब से सारी पॉलिसीज़ बनेंगी। नीड फॉर लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसको अगर फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा चाहिए। रिस्क ऑफ स्पेकुलेटिव अटैक्स, कहीं स्पेकुलेटिव अटैक्स ना आ जाए करेंसी पे, करेंसी की वैल्यू को ऊपर नीचे करने के लिए स्पेकुलेटिव तरीके से कोई माहौल ना क्रिएट किया जाए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, महंगाई को भी कंट्रोल करना है। डिफिकल्टी इन मैनेजिंग साइमल्टेनियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस, तो कंट्री को बाहर वाली करेंसी को स्टेबल करना है, एक्सटर्नल बैलेंस और इंटरनल बैलेंस मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और जो ग्रोथ रेट है उसको जो है स्टेबलाइज करना और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाना, ये भी तो बैलेंस करने ना। तो एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस को साइमल्टेनियसली देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब एडवांटेजेस क्या हैं सेंट्रल बैंक के फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में? स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड में स्टेबिलिटी आती है और क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है, प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है इन्वेस्टर्स की, तो वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। कंट्रोल ओवर एक्सेसिव करेंसी फ्लक्चुएशंस, जो एक्सेसिव करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि सरकार ने एक्सचेंज रेट को स्टेबल कर दिया है। डिसिप्लिन इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में डिसिप्लिन आता है, ठीक है, बट इसकी कई खामियां भी हैं। अब इसको कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक प्लेज अ सेंट्रल रोल एंड एक्टिव रोल। सेंट्रल बैंक का काफ़ी मेन रोल और एक्टिव रोल होता है ताकि लगातार वो खरीदती रहे, बेचती रहे करेंसी को। इट मेंटेन्स द एक्सचेंज रेट थ्रू मार्केट इंटरवेंशन, मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कंट्रोल मनी सप्लाई, रेगुलेट्स कैपिटल फ्लोज एंड एंश्योर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। तो लगातार एक्सचेंज रेट को जो है इंटरवीन किया जाता है फॉरेक्स मार्केट में ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी मैनेज करना है, मनी सप्लाई को भी मैनेज करना है, कैपिटल फ्लो को भी रेगुलेट करना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी स्टेबिलिटी बनानी है। हाउएवर दिस सिस्टम डिमांड स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स। ये सिस्टम तो कहता है कि हमारे पास रिजर्व्स होने चाहिए, रिजर्व्स नहीं हुए तो कंट्री का बैंड बज गया, डिवैल्यूएशन आ गई। पॉलिसी डिसिप्लिन एंड कांस्टेंट विजिलेंस होनी चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक। लगातार पॉलिसी डिसिप्लिन रहनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम में लाना बहुत ज़रूरी है। वाइल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, दे रिड्यूस मॉनेटरी इंडिपेंडेंस एंड कैन बी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। हालांकि ये सिस्टम स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है मगर लगातार इसको स्टेबल रखना काफ़ी मुश्किल है और इसकी वजह से जो मॉनेटरी इंडिपेंडेंस है सेंट्रल बैंक की वो ख़त्म हो जाती है और ग्लोबल इकोनॉमी में आजकल की जो चेंजिंग सिचुएशन है उसके हिसाब से इस सिस्टम को जो है लगातार बरकरार रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन शॉर्ट, द सक्सेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लार्जली डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी, क्रेडिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ये सारा का सारा सिस्टम इसी पे डिपेंड करता था कि सेंट्रल बैंक कितना एफिशिएंटली बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल कर सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और सेंट्रल बैंक की स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके से वो डिसीजन ले सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।